मेरे अज़ीज़ हमवतनों अस्सलाम वालेकुम। जब ये गुल प्लाज़ा की ख़बर सामने पहली बार आई थी तो उस वक्त शौक़ ज़रूर लगा था, लेकिन उम्मीद थी, दुआ थी कि इस पर शायद काबू पा लिया जाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। न जाने कितनी जानों का नुकसान हो गया, हज़ारों घर उजड़ गए। गुल प्लाज़ा एक्चुअली ना सिर्फ कराची का एक आइकॉन नहीं था, उससे एक जज्बाती वाबस्तगी थी हर एक की। मेरे जो स्टूडियो है ना, जिसमें नॉर्मली मैं वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, वहाँ पर भी अगर नज़र दौड़ाऊँ ना तो 4-5 चीज़ें तो ईज़िली ऐसी हैं जो गुल प्लाज़ा से आई थी। ड्राइंग रूम की पेंटिंग से लेके बेडरूम के लैंप्स और किचन के जो जार्स होते हैं उससे लेकर बाथरूम के सोप डिस्पेंसर तक गुल प्लाज़ा से ही आए थे। मेरे जब दोनों बच्चों की विलादत करीब थी तो सारी शॉपिंग के लिए भी गुल प्लाज़ा ही जाना होता था। इवन मेरी शादी के टाइम पर ना क्रॉकरी तक वहीं से परचेज़ हुई थी, इसलिए एक मेरी हिस्ट्री जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने कहा कि जज्बाती वाबस्तगी थी। अभी इस घर में शिफ्ट हुए मुझे 1 साल हो गए, यहाँ की शॉपिंग वहाँ से बहुत हुई है। जब मेरी बेगम वहाँ शॉपिंग कर रही होती, वहीं सामने मेरे एक दोस्त हैं अहमद भाई, उनका ऑफ़िस होता था। मैं वहाँ जाकर बैठ जाता था। वहाँ से वो फ्री होती, मुझे बता देती, हम नीचे से गुल प्लाज़ा के नीचे से ही बन कबाब वाला है साइड में गली के अंदर, वहाँ से वो बन कबाब वगैरह खाते और फिर अपने घर आ जाते थे। वहाँ का सेल्स स्टाफ जो था ना, वो भी बहुत ही कोई अच्छी वर्क एथिक वाले थे। चाहे हम जाएँ, कोई कुछ ख़रीदें या नहीं ख़रीदें, वो आपको चाय, आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडा ऑफ़र करेंगे अपनी। चाहे उनकी छोटी सी भी दुकान हो, वो आपको बिठाकर आपकी खातिर ज़रूर करेंगे, चाहे आप उनसे कुछ ना ख़रीदो। मेरे जैसे हज़ारों और भी या और कम से कम लाखों लोग भी हो सकते हैं जिनका वहाँ पर इतना ज़्यादा या मुझसे भी ज़्यादा आना जाना रहता होगा। लेकिन अगर आपका 1-2 भी चक्कर लगते हैं ना वहाँ पर, आपके कभी-कभी भी जाना आना होता हो, तो आप मेरी आने वाली कुछ बातों से ज़रूर एग्री करेंगे। बेसमेंट वाज़ अ बिट ऑर्गेनाइज़्ड, बट उसके अलावा जितनी फ्लोर्स थी ना, दे वर लिटरली लाइक मेसी। हर फ्लोर पर, हर कॉरिडोर के कोने पर एक तारों का गुच्छा लटक रहा होता था, ठीक है? और वो गुच्छा कोई छोटा-मोटा नहीं होता था, वो पूरा छत से नीचे तक, ज़मीन तक लटक रहा होता था। बहुत लंबा चौड़ा तारों का गुच्छा। और हर फ्लोर का कल्चर होता था कि जो भी स्मोकर्स हैं ना, वो इन्हीं कोनों पर जाएँगे, वहीं जाकर सिगरेटें पिएँगे। ये किसी एक कॉरिडोर की बात नहीं कर रहा मैं, हर फ्लोर के हर कॉरिडोर का कोना ऐसा था। आप छत पर पार्किंग करो और उसके बाद नज़र दौड़ाओ, आपको ओपन वायरिंग क्लियरली नज़र आ रही होगी, ज़मीन से निकल रही होगी तारें यूँ खुली हुई। रूफ़टॉप पार्किंग से जो सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं ना, वहाँ की उसकी सिर्फ एंट्रेंस के ऊपर तारों का गुच्छा लटक रहा है। कहा तो यही गया है कि शॉर्ट सर्किट से आग शुरू हुई थी, लेकिन अब बाकी ये अल्लाह जानता है कि इस वायरिंग का उसमें कितना कसूर था। गुल प्लाज़ा वॉज़ लाइक अ हब ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, उसके अलावा फैब्रिक भी था, उसके अलावा वुडन प्रोडक्ट्स भी थी बहुत सारी। अब से 30 साल पहले एक्सपेरिमेंट होते थे और कहा जाता था कि देखो, अगर एक रूम में आग लग जाती है ना, तो वहाँ से एस्केप करने के लिए आपके पास 21 मिनट का टाइम है। आज के दौर में अगर किसी रूम में आग लगती है तो आपके पास भागने के लिए मेरे ख्याल है 5 से 6 मिनट का टाइम होता है बस। उसकी वजह ये है कि पहले की प्रोडक्ट्स ना इतनी फ्लेमेबल नहीं होती थी, लेकिन आज की प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि वो एक्सट्रीम हाई फ्लेमेबल हो चुकी हैं। चाहे फर्नीचर हो, टॉयज़ हो, आपकी कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर प्लास्टिक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल हो चुकी हैं। दैट प्लाजा वॉज फुल ऑफ ऑल दोज प्रोडक्ट्स। टॉयज़ सारे प्लास्टिक के बनते हैं, वहाँ पर कई 100 दुकानें ऐसी होंगी जहाँ पर प्लास्टिक के फूल लटक रहे होते हैं, बेलें लटक रही होती हैं, प्लास्टिक के दरख्त हैं पूरे पूरे। मतलब आप लिटरली सराउंडेड हैं ऐसी प्रोडक्ट से जो इतनी हाईली कंबस्टिबल है, लेकिन किसी भी फ्लोर पर कोई एक भी आपको फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मिलेगा। फायर एक्सटिंग्विशर तो दूर की बात है, वो जो बाल्टी होती है ना छोटी सी, जिसमें रेत होती है, वो तक नहीं मिलेगी। आप किसी भी फ्लोर पर चल रहे हो, बीच में पैचेज आएंगे पूरे पूरे, जिसमें आप चल रहे होंगे लोहे की चादर के ऊपर, लिटरली वो चादर टूटे, आप नीचे की फ्लोर पर गिरोगे। मतलब मैं कोई इतना हेल्थ एंड सेफ्टी और इसके जो रेगुलेशंस होते हैं उनको नहीं जानता, लेकिन जब मुझ जैसा एक आम आदमी जाकर ये चीज़ें देख रहा है कि यार ये तो बड़ी डेंजरस हैं, तो जो लोग वहाँ पर रोज़ जाते हैं, जिनका वहाँ पर रोज़गार है, जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, मालकान हैं, उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती क्या? क्या कोई ऐसा मेथड नहीं अवेलेबल था कि जिसमें कोई सर्टिफाइड ऑफिशियल जो है वो आपके पास सेफ्टी इंस्पेक्शंस करता हो आकर? ये सारी चीज़ें देख के ही पता चल रहा है कि ये हादसा काफ़ी टाइम से तैयार रखा हुआ था, जिसको बाय चॉइस हमने इग्नोर किया है। आप दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या ये हादसा अवॉइड नहीं हो सकता था? मैंने फॉर डिफरेंट रीज़न सारी ज़िंदगी हुकूमतों को ही गालियाँ दी है। यहाँ पर उनकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन इनकी ज़िम्मेदारी थी रिएक्टिव मेजर्स की। रिएक्टिव मेजर्स लाइक फायर एक्सटिंग्विशिंग सर्विसेज इफेक्टिव हों और रेस्क्यू सर्विसेज फ़ौरन पहुँचें। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स किसकी ज़िम्मेदारी थे? जिनकी ज़िम्मेदारी प्रिवेंट करने की थी, वो कहाँ हैं? उनसे कोई सवाल क्यों नहीं हो रहा? मतलब कोई ज़िम्मेदारान, कोई एसोसिएशन, कोई यूनियन, कोई ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होगा ना जिसको आप पूछ सकते हैं कि भाई आप तो यहाँ रोज़ आते थे, आप लोग क्यों चुप थे? आँखें क्यों बंद थी आपकी? ये एक प्राइवेट बिल्डिंग थी ना, इसकी मरम्मत करना, इसको मेंटेन करना, इसको महफूज बनाए रखने की ज़िम्मेदारी किसकी थी? वो कहाँ गायब है? आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, आपको ऐसी अनगिनत बिल्डिंग्स नज़र आएंगी जो तकरीबन ऐसी ही या इससे भी बदतरीन हालात में होंगी, और उनमें पूरे जोश व खरोश, आबो ताब पर कारोबार चल रहा होगा या रिहाइश होगी।
लेकिन उस वक्त तक इन बातों के ऊपर नज़रसानी नहीं होगी जब तक खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। मेरी आपसे लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखो, इफ़ यू आर लिविंग इन दिस सिटी ना, कंसिडर योर सेल्फ अ लावारिस, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी, चाहे आपकी वर्क प्लेस हो या फिर आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, आपको कहीं पर भी ऐसी हेल्थ एंड सेफ्टी की वायलेशंस नज़र आएँ तो फ़ौरन ही उसको रिपोर्ट करें मुतल्लिका इदारों को। अगर इदारे रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर भाई सोशल मीडिया पर डाल के नेम एंड शेम करें, ताकि ये हादसात को रोका जा सके। वरना खुदा ना खास्ता दोबारा कोई हादसा होता है, मोती वाला आके रो रहा होगा, कोई आएगा बोलेगा मैं इतना इनाम दे रहा हूँ इस साहब को, वो सब अपनी दुकान चमकाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स असल में ज़रूरत हैं। बाकी जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए दुआ है कि अल्लाह उनको सब्र दे, उनको वापस अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हिम्मत और मदद दे अल्लाह उनकी। जिन लोगों की जानों का नुकसान हुआ है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके घर वालों को सब्र दे, आमीन। अच्छा, बाद में मुझे ख़्याल आया कि देखें, ये जितना नुकसान का लोगों के वॉल्यूम है वो ज़ाहिर है कि सी बात है कि कोई भी इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस सिलसिले में क्या अपनी सपोर्ट कुछ दे सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो मैं जो वहाँ के व्यापारी वगैरह हैं, जिनके बिज़नेसेस हैं, उनके लिए इतना ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर वो अपना ऑनलाइन स्टोर वगैरह सेटअप कर रहे हैं, अगर वो ई कॉमर्स के ज़रिए या जो ऑनलाइन तरीके से अपनी सेल्स को कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो मैं उनकी फ्री प्रमोशन करूँगा। जितना मैक्सिमम मुझसे हो सकेगा मैं उन्हें इस सूरत में ज़रूर सपोर्ट दूँगा। तो अगर आप में से कोई है ऐसी अफेक्टेड पार्टी और आप लोग वापस रीइस्टैब्लिश करने के प्रोसेस में हैं, तो मुझे ज़रूर हुक्म कीजिएगा, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ।